वेलकम बैक टू द टेलीकॉन्फ्रेंसिंग सेशन। हम चर्चा कर रहे हैं मील प्लानिंग फॉर द इन्फेंट, यानी 1 वर्ष की उम्र में बच्चे को किस प्रकार के खाने पीने इंट्रोड्यूस करना है। अब हम बात कर रहे हैं कि 6 से 12 महीने के बच्चों के लिए हम खान पीन का किस प्रकार व्यवस्था करेंगे। तो 6 महीने के बाद 6 और 9 महीने के बीच में बच्चे के दांत आने लगते हैं, तो वो अब सेमी सॉलिड फूड खा सकते हैं और 9 महीने तक परिवार में बनने वाला कई प्रकार का खाना बच्चा खा ले सकता है। तो यानी उसके लिए स्पेशल अलग से हमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, परंतु ध्यान रहे कि वो फाइब्रस ना हो, खाना रेशेदार ना हो, मैश्ड हो। इस समय बच्चे को एग योक, अंडे का पीला भाग, अगर घर में ये सब बनता है तो, वैसे ज़रूरी नहीं है, अगर खाते हैं लोग तो, अगर मीट वगैरह बनता है तो वो बिल्कुल ही फाइनली चॉप होके बिल्कुल मैश हुआ हो, मैश की गई मच्छी, दालें मैश की गई, और स्पाइस वगैरह उसमें मिर्ची वगैरह हम ना रखें क्योंकि वो बच्चे के डाइजेशन को खराब करता है। अब 9 महीने से पहले हमने बात की थी बेसिक मिक्स की, अब हम बात कर रहे हैं मल्टी मिक्स की। मल्टी मिक्स दी जा सकती है इस समय बच्चे को। मल्टी मिक्स मतलब उसमें सीरियल है, आपका अनाज है, प्रोटीन है और कोई विटामिन या मिनरल का स्रोत है, और उसमें फैट, ऑयल मतलब घी, तेल वगैरह या चीनी है। तो अब हम इसको इमेजिन ही कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बच्चे को हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आप उसको सब्जी वाली खिचड़ी बना के दिए जा सकती है यहाँ पे, तो वो एक मल्टी मिक्स हो जाएगी, यानी एक ही डिश और यह सब कुछ उसके अंदर आप बच्चे को खाने को दे सकते हैं। 9 महीने तक बच्चे को क्या खा पा सकता है, एक आमतौर पे देख लें तो एक पका हुआ बनाना, केला आधा खा सकता है, एक आलू पूरे दिन भर में छोटा आलू बॉयल और मैश किया हुआ खा सकता है, आधा बाउल पॉरेज दूध में दलिया वगैरह खा सकता है, और 3/4 कटोरी खिचड़ी जिसमें सब्जी भी मिली है खा सकता है, या अगर खिचड़ी नहीं तो 1 चपाती दाल में और सब्जी में डूबी हुई, गीली की हुई। तो ये उसके पूरे दिन का आहार है। 9 महीने का एक बच्चा आमतौर पे ये खा सकता है, अलग अलग समय पे उसको दिया जाए तो। अब एक और हमने दिनचर्या बताई है किस प्रकार एक 9 महीने के बच्चे की पूरी दिन की दिनचर्या कैसे होगी 9 से 12 महीने के बच्चे की। तो उठते ही स्तनपान, सुबह आधा कटोरी उपमा या सूजी या दलिया या चावल दूध में पका के, या छोटी सी चपाती चूरी बना के गुड़ के साथ भी दी जा सकती है। दोपहर के भोजन से पूर्व मिड मॉर्निंग में 1 बनाना या 1 आलू उबला हुआ। आफ्टरनून में लंच टाइम पे आधा कटोरी कोई भी खिचड़ी या चावल दाल, या 1 चपाती दही के साथ, या चपाती दाल और सब्जी के साथ। शाम को फिर दूध, रात को 1 कटोरी फिर से वो खिचड़ी या आधी चपाती दही के साथ या दाल सब्जी के साथ, और सोने से पहले स्तनपान फिर से। तो ये क्वांटिटी जो है ये केवल एक एग्जाम्पल है जो दी जा सकती है बच्चे को पूरे दिन में, पर हमें इसमें आइडिया मिल गया। और हम जब देख रहे हैं कि हमारे सारे फूड ग्रुप आ गए, ये एनर्जी गिविंग हो गया, ये प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग हो गया, ये प्रोटेक्टिव और रेगुलेटरी हो गया। तो यानी खाने जो घर का खाना फैमिली पॉट में जो हो रहा है, खाना पक रहा है, वो बच्चे को दिया जा सकता है। परंतु बच्चा हम एडल्ट की तरह नहीं है कि एक बार पेट भर के खा लेगा। बच्चे को हमें दिन में कई बार खाना देना पड़ेगा, और 18 महीने तक बच्चे को वैरायटी ऑफ फूड जो भी हमारे घर में बन रहा है वो बच्चे को खा लेना चाहिए। बच्चे का खाना अच्छी तरह से वेल मिक्स्ड होना चाहिए, यानी एक जिसको हम कहेंगे हिंदी में रला हुआ खाना होना चाहिए, और गर्म होना चाहिए। बहुत गर्म नहीं, परंतु ठंडा खाना ना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब हम ऊपरी आहार दे रहे हैं, और खासकर अगर आप ऐसे कार्यकर्ता हैं जो शिशु गृह केंद्र में काम कर रहे हैं, किसी क्रैश इत्यादि में काम कर रहे हैं, तो हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी है, घर में भी ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात तो है हाइजीन। बच्चे का कोई भी खाना बनाते समय या उसको खिलाते समय हमें अपने हाथ धोने हैं, और उसके अलावा अपनी किचन में कॉकरोच, चूहे, इन सब ये ना हो। खासकर ये अगर हमारा केंद्र है तो उसमें बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि इससे हमारी बहुत बीमारियां फैलती हैं। बच्चे को बेस्ट है अगर हम
ऊपरी दूध भी दे रहे हैं तो कटोरी चम्मच का इस्तेमाल करें, ना कि दूध की बोतल निप्पल वाली, क्योंकि दूध की निप्पल वाली बोतल से बहुत इन्फेक्शन हो सकता है, जिसको हम स्टेरिलाइज ही नहीं करते हैं उस बोतल को, और वो उसी प्रकार चलती रहती है, जस्ट धो दिया और कर दिया, तो इससे इन्फेक्शन का बहुत चांस है। तो कटोरी और चम्मच जो है वो साफ तरीके से धुल जाते हैं, उसमें कोई बिल्कुल खुले से ये बर्तन होते हैं, आराम से साफ हो जाते हैं, और दूध इत्यादि भी पिलाना हो तो कटोरी चम्मच से बेटर है, ना कि हम उसको दूध की बोतल से बनाएं। 2 घंटे से ज़्यादा पका हुआ खाना अगर पड़ा हुआ है बाहर तो बिल्कुल ना दें, जहाँ तक हो सके ताज़ा ही खाना दें। यदि बच्चा बीमार है तो भी उसे खाना चाहिए, तो भी स्तनपान जारी रखें और पानी दें, चाहे भले ही उसको डायरिया अगर हो रहा है तब तो पानी देना और भी ज़रूरत है। हम इन सब चीज़ों पे कटौती कर देते हैं, यह सोचते हुए कि बीमार बच्चे को कुछ नहीं देना चाहिए। ये धारणा बहुत गलत है। ORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन दें अगर बच्चे को डायरिया है, और अगर बच्चे को मीजल्स, डायरिया या कोई भी श्वास संबंधी बीमारी है तो उसे विटामिन ए से रिच फूड हमें देना है। सारे पीले और ऑरेंज कलर के जो हमारे फूड्स हैं वो विटामिन ए से रिच हैं। बीमारी से जब बच्चा उभर रहा है तो उसे एनर्जी और प्रोटीन रिच फूड देना बहुत ज़रूरी है। अब एक बात जो हम बिल्कुल भूल जाते हैं, खासकर माताएं इस टेंशन में रहती हैं कि बच्चे के पेट में खाना किसी प्रकार से चला जाए, चाहे उस प्रोसेस में कितना ही जो माहौल है वो गुस्से वाला या टेंशन वाला हो जाए। तो ये इस बात से हमें बचना है। जहां तक संभव हो नहीं, मैं तो कहूंगी मील टाइम्स, खाने के समय को होना ही एक प्लेजेंट समय चाहिए, क्योंकि मील टाइम को अगर हम नकारात्मक अनुभव से जोड़ देते हैं, जोर जबरदस्ती खाना ठुसाना, मार पिटाई करके खाना खुसाना, डांट के खाना खुसाना, तो ये इट इज़ नॉट अ वेरी डिज़ायरेबल थिंग, ये उचित बात नहीं है और बच्चे के ऊपर एक बहुत बड़ा असर भी छोड़ती है बाद में। तो मील टाइम्स के समय हमारा इंटरेक्शन जो हो वो प्लेजेंट हो। अगर बातें करनी है तो खुशी की बात करें। अगर खाना हमारा इस प्रकार से परोसा गया हो, देखने में भी हो, अट्रैक्टिव हो, तो बच्चा उसकी ओर आकर्षित होता है। और खुद टेस्ट करके देखें कि क्या हमें खुद अपना, हमें चटपटा टेस्ट उस पर नहीं लगाना है, पर खुद टेस्ट करके पहले देख लें कि बच्चे के लायक हमारा खाना है या नहीं। और बच्चा यदि 1 वर्ष का होते होते बच्चा अक्सर ये कहेगा कि मान लो कोई बिस्किट है, खासकर 1 वर्ष या 1.5 वर्ष के बच्चे हाथ में पकड़ के खुद ही खाना चाहेंगे, या चम्मच से अगर आप खिला रहे हैं तो आपका हाथ पकड़ के चम्मच से खुद खाना चाहेंगे। तो उस समय क्योंकि हम काम करना अपना ख़त्म करना चाहते हैं घर पे या इवन सेंटर में भी, तो हम बच्चों का ये पार्टिसिपेशन खाने में इनकरेज नहीं करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है। हमें बच्चे अगर इंटरेस्ट दिखा रहा है खुद खाने में, क्योंकि एंड रिजल्ट तो आप चाहते ही हैं सेल्फ फीडिंग, और जब ये इनिशियल बच्चा अपना इंटरेस्ट दिखाता है खाने में तो हम उसको प्रोत्साहित नहीं करते तब, और बाद में फिर जब हमें बच्चे के पीछे पीछे भागना पड़ता है तो हम कहते हैं कि बच्चा अपने आप खाना नहीं खाता। तो जब कोई बच्चा जब नेचुरली किसी चीज में इंटरेस्ट दिखा रहा है तो उस समय हम उसको इनकरेज करें। ये ना सोचें कि ओहो ये तो बिखेर देगा, फिर बाद में सफाई करनी पड़ेगी, आधा गिर जाएगा। नो प्रॉब्लम, अगर ये सब होगा भी तो बच्चा ऐसी स्किल सीख रहा है जो बाद में उसको बहुत हेल्प होने वाली है, और आपका भी उसमें हेल्प होगी उस चीज में। ओके, तो एक और बात कि जब हम लगभग एक साल में हो सकता है कि माता ये सोचे कि अब स्तनपान कराना बंद करना है, या उससे पहले या बाद में, तो जब भी हम स्तनपान को बंद कराना है तो हम ये ध्यान रखें कि ये क्रिया धीरे धीरे होनी चाहिए। एकदम अचानक इसको ना करें, धीरे धीरे हम जितनी हमारी फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति दिन की, अगर हम 4 बार कराते हैं तो 3 कर दें, 3 करते हैं तो फिर 2 कर दें, 2 के बाद 1, और ऐसे। क्योंकि अचानक स्तनपान बंद करने से माता के स्वास्थ्य के लिए भी उचित नहीं है, और बच्चे को भी एक बहुत ही बड़ा इसमें झटका लगता है जो उचित। हाँ जी, कॉल बताएं। फजिल्का से कॉल है, पूछिए मैडम या सर जो आप हैं पूछें। हाँ जी पूछिए। हाँ जी पूछिए। नमस्कार मैडम, मैं रविकांत बोल रहा हूँ। नमस्कार। फजिल्का से गवर्नमेंट टीचर हूँ जी। हेलो। हाँ सुन रहे हैं, आप पूछिए सर, पूछिए सर, अपना क्वेश्चन पूछिए।
आवाज बंद हो गई मैडम, हमें तो आ रही है आवाज बंद हो गई है। मैं आवाज। पूछता हूँ मैडम, इतना इम्पोर्टेंट ये मुद्दा है अर्ली चाइल्ड केयर का। हाँ, मैं सुन पा रही हूँ, आप बोलिए। अर्ली चाइल्ड केयर का इतना इम्पोर्टेंट मुद्दा है, हाँ जो आप भी देख रहे नेशनल बिल्डिंग टाइप है, हाँ जो नेशनल बिल्डिंग है, इसी के आधार पर ही हाई स्कूल, मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल, कॉलेज तक की एजुकेशन चलेगी बच्चों की। हाँ। अगर आप आपकी आवाज नहीं आ रही अब हमें। आप ऐसे करें ना भी, इसको जो अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी में होगी, मैं क्या सोसाइटी में, हेलो, हाँ हाँ, जब तक बोलिए बोलिए। पेरेंट्स और टीचर दोनों पार्टिसिपेट करेंगे, जब उनकी रीजनल लैंग्वेज में अंडरस्टैंडिंग होगी, तो हाँ, आप क्वांटिटी ऑफ स्टूडेंट्स की बात मत कीजिए, आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात कीजिए। सबसे ज्यादा टैगोर जी भी बोलते हैं कि रीजनल लैंग्वेज में सबसे ज्यादा आदमी की अंडरस्टैंडिंग होती है। हाँ, आप क्या सुझाव देना चाह रहे हैं सर? और हमारा मेन मुद्दा है लोगों में, क्या आप ये, चाहता हूँ एग्जामिनेशन जो है स्टेट वाइज, बच्चे जो बैठेंगे ना, हाँ बोलिए। उनको इससे छोड़ देनी चाहिए, अपनी रीजनल लैंग्वेज प्लस इंग्लिश में कर सके। अच्छा, तो हाँ हाँ, मैं आपकी सुन पा रही हूँ बात। आप ये कह रहे हैं कि एग्जामिनेशन का आंसर जो है वो बच्चों को, वो स्टूडेंट अपनी रीजनल लैंग्वेज में लिखें। आप क्या ये सुझाव दे रहे हैं? तो इसका जवाब में मैं ये बोल सकती हूँ कि फिलहाल तो यूनिवर्सिटी ये कहती है कि जिस लैंग्वेज में कोर्स ऑफर किया जा रहा है उसमें जवाब लिखें। अगर यूनिवर्सिटी ये कहती है कोर्स हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है और स्टूडेंट उसको इंग्लिश और हिंदी में पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखें और हिंदी वाले हिंदी में लिखें। यूनिवर्सिटी का ये कहना है कि हमारी तरफ से मटेरियल जब तक रीजनल लैंग्वेज में अवेलेबल हम नहीं कराते, तो हम इम्तिहान शायद रीजनल लैंग्वेज में नहीं ले सकते। ऐसी यूनिवर्सिटी की सोच है। बाकी मैं आपका सुझाव जो ये एग्ज़ाम डिपार्टमेंट है उस तक ज़रूर पहुंचाऊंगी, क्योंकि आपकी बात सही है कि हर एक को अपनी रीजनल लैंग्वेज में बिल्कुल लिखने का मौका होना चाहिए। मैं आपसे बिल्कुल एग्री करती हूँ इस बारे में, और आपकी सोच जो है मैं ज़रूर यूनिवर्सिटी अथॉरिटी तक पहुंचाऊंगी। फिलहाल की जो यूनिवर्सिटी की पॉलिसी है वो मैंने आपको बताई कि फिलहाल पॉलिसी ये है कि जिस लैंग्वेज में स्टूडेंट ने मटेरियल के लिए एनरोल किया है उसमें पढ़ते हुए एग्ज़ाम दें। परंतु मैं आपसे सहमत हूँ और आपकी बात मैं कंसर्न डिपार्टमेंट तक ज़रूर पहुँचाऊँगी, क्योंकि आप सही कह रहे हैं कि सभी का बदलाव आना है और रीजनल लैंग्वेज से बढ़िया माध्यम, रीजनल लैंग्वेज ही वो माध्यम है करने का। आपसे सहमत हूँ मैं। तो आशा है आप थोड़ा संतुष्ट हुए होंगे। तो आगे हम चलते हैं। तो हम हाइजीन की बात कर रहे थे, हाँ, इलनेस वगैरह में ये हमने बात कर ली, और प्लेजेंट, यस। तो हम लगभग हम मील प्लानिंग फॉर द टॉडलर, जो इन्फेंट है, हम इस पे चर्चा लगभग हमारी शेष हो ही गई है। ये कहते हुए भी लास्ट में ये कहते हुए कि यदि आप एक क्रैश कार्यकर्ता हैं तो माता को क्रैश में आके एनकरेज करें, जितना माता आके बच्चे के साथ इंटरेक्ट कर सकती है और बच्चे का स्तनपान इत्यादि जारी रख सकती है। तो अब हम चलते हैं अगले विषय पे। हमारा अगला विषय है मील प्लानिंग ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड ड्यूरिंग टॉडलरहुड एंड प्री स्कूल ईयर्स। तो इस विषय पे यूनिट नंबर 13 है हमारा, इस पे हम चलते हैं। न्यूट्रिशन ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड हमारा जो है ये दो भागों में विभक्त है, टॉडलरहुड और प्री स्कूल ईयर्स। तो ये देखते हैं कि इसमें हमारा क्या है। तो आप इस यूनिट को पढ़ने के बाद आप जानते ही हैं, हमने बातचीत करी थी पिछले सत्र में, रेकमेंडेड डाइटरी इनटेक यानी प्रस्तावित दैनिक मात्राएं, कितना व्यक्ति को खाना चाहिए, अलग अलग उम्र और अलग अलग कार्य करने वाले व्यक्तियों को। तो ये हमारे यूनिट में हमने टॉडलर्स और प्री स्कूलर्स यानी 1 से 3 वर्ष के बच्चे और 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए भी हमने ये प्रस्तावित दैनिक मात्राएं दी हैं, बताई हैं। उनको आपने ध्यान से पढ़ना है। हमें हर रेगुलर बच्चे का वेट गेन होते रहना चाहिए चाइल्डहुड में,
इस बात के ऊपर चर्चा की गई है। और किस प्रकार टॉडलर और प्री स्कूल बच्चों के लिए पोषण की योजना बनानी है, यह चर्चा की गई है। और किस प्रकार बच्चों को चाइल्ड केयर सेंटर में खाना खिलाना है, यह चर्चा की गई है। तो अब वंस अगेन देखते हैं टॉडलर के समय हमें हाँ जी, कोई कॉल है, बताएं। हाँ जी, मोगा पूछिए। हाँ जी मोगा, अपना क्वेश्चन पूछिए। हेलो मैम। हाँ पूछिए मैडम। मेरी आवाज नहीं आ रही। मैडम मुझे आ रही है आपकी आवाज, आप पूछो। मैम हमने गूगल फॉर्म के बारे में पूछना है। हाँ, वहाँ से फोर्थ क्वेश्चन पूछने से शुरू हो जाता है प्री स्कूल के बारे में। हाँ, तो हम अनएम्प्लॉयमेंट है, हम कहीं भी जॉब नहीं कर रहे। हाँ ठीक है, तो आपके लिए तो बड़ा सिंपल तो है। आपको हमें ये प्रॉब्लम है कि हम पहले तो अनएम्प्लॉयमेंट के ऑप्शन में क्लिक कर देंगे, फिर उसके बाद आप नॉट एप्लीकेबल लिखती रहेंगी। पर बाद में हमें प्रॉब्लम आएगी जो प्री स्कूल के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देनी है। मैडम जितने भी लोग अनएम्प्लॉयड हैं, जो हम जब आप प्री स्कूल में काम नहीं कर रहे तो आप इंफॉर्मेशन वहाँ पर हम आप बोल लीजिए मैडम, आप बोल लीजिए, मैं बोलूंगी। तो क्या हम अपने एरिया के किसी प्री स्कूल की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं जहाँ पर हमने 1 महीने के लिए प्रोजेक्ट वर्क करना है? तो वही बात हमने आपसे पूछी है 25 और 26 नंबर क्वेश्चन में। हमने ये पूछा है आपसे कि क्या आपके आसपास कोई प्ले बेस्ड नर्सरी स्कूल है, आपके आसपास कोई और दूसरा स्कूल है। अगर आपने ढूंढ लिया है ऐसा कोई स्कूल और आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो वहां जाके आपको ऑब्जर्व करना होगा 1-2 दिन, और फिर आप वो इंफॉर्मेशन हमें दे सकते हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 30 में ये लिखिएगा, जो लास्ट का क्वेश्चन है, वहां पे आपके पास ऑप्शन है, वहां आप ये क्लियर कर दीजिएगा कि मैं एम्प्लॉयड नहीं हूं, पर मैंने अपने आसपास एक स्कूल ढूंढा है और ये सारी जानकारी उस स्कूल की है। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करती हूं मेरा एक्सप्लेनेशन। कई लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं जिनको ये कोर्स करना है। अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं और किसी स्कूल में भर्ती नहीं हैं, तो आप किसी स्कूल में आप काम नहीं कर रहे हैं, तो आप जो जैसा कि क्वेश्चन 25, 26, 27, 28 हैं, उसमें ये हमने पूछा है कि अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो आपके स्कूल, आपके घर के आसपास कोई स्कूल है ऐसा जो प्लेवे करता हो। अगर प्लेवे नहीं भी है, खेल आधारित नहीं है, क्या कोई दूसरा स्कूल है, तो आप उस स्कूल के बारे में जानकारी भर के दे सकते हैं। परंतु ऐसे लोग ये जरूर क्लियर कर दें क्वेश्चन नंबर 30 में, जहां पे लिखा है ना क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट है कि कोई बात समझ ना आई हो तो बताएं, तो उस जगह पे ये जरूर लिख दें कि यह जानकारी मैं अपने स्कूल के बारे में नहीं दे रही हूं, परंतु मैंने आसपास एक स्कूल ढूंढा प्रोजेक्ट वर्क के लिए, उसके बारे में दे रही हूं। ये क्लियर कर दें। हाँ जी करनाल। अच्छा, गूगल फॉर्म का लास्ट डेट देखिए, जल्दी से जल्दी दे दीजिए, अगले 2-3 दिन में दे दीजिए। कल एक और हमारा टेलीकॉन्फ्रेंसिंग सत्र है, अगर कोई कंफ्यूजन है तो कल पूछ लीजिए और मंडे तक उसको फाइनली सबमिट कर दीजिए, है ना। लास्ट डेट आप जितना जल्दी थोड़ा सा करेंगे तो अच्छा होगा। ऐसे सच कोई हमने लास्ट डेट नहीं लगाई, परंतु जल्दी से जल्दी दे दीजिए। आई होप इट इज क्लियर नाउ। ओके, तो 1 से 3 वर्ष के बच्चों के लिए जब हम मील प्लानिंग कर रहे हैं, तो सिद्धांत हमारा मूल वही रहेगा कि तीनों फूड ग्रुप से हमारा खाना लिया जाए, और खासकर हमारे को विटामिन ए, आयरन और कैल्शियम के ऊपर ध्यान देना है। जो बच्चे हाथ में पकड़ सकता है, जैसे मान लो कोई बिस्किट या रस्क या कोई केले का पीस या छोटा सेब का पीस, वो दे दें हाथ में पकड़ के खाने के लिए। परंतु जो छोटे बिल्कुल खाने की चीजें हैं जिसपे बच्चा चोक कर सकता है, जैसे कि कोई बादाम, कोई किशमिश या कोई ऐसे अखरोट, उनको साबुत बच्चे को ना दें, उनको तोड़ के दें। अब पहले वर्ष के मुकाबले में बच्चे को नंबर ऑफ फीड्स, यानी कितनी बार वो भोजन खाएगा, यह कम हो जाएगा, क्योंकि अब उसका पेट थोड़ा बड़ा हो गया है, जो खा रहा है वो ज्यादा देर तक पेट में टिक रहा है।
तो खाने की मात्रा तो बढ़ेगी, ज़्यादा खाना खाएगा, परंतु जो आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, ये कम होगी। और बच्चे की एपिटाइट इस समय काफ़ी अच्छी होती है क्योंकि वो भाग दौड़ी करके इधर उधर खेल रहे होते हैं। हाँ जी पटियाला। हेलो। हाँ मैडम पूछे, पूछिए मैडम, पटियाला मैडम पूछिए। हेलो। हाँ जी पूछिए मैडम, पूछिए, मेरे को सुनाई दे रहा, आप क्वेश्चन पूछिए मैडम। हेलो मैडम मैं हेलो 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 मैडम मैं सुन पा रही हूँ, आप पूछिए। हेलो। हाँ जी मैम, मैंने हेलो मैम, मेरा ना वो जो गूगल फॉर्म था ना उसमें स्टडी हेलो मैम, जेड़ा मेरा गूगल फॉर्म था ना मैम, उसमें रीजनल स्टडी सेंटर थोड़ा गलत हो गया। कोई बात नहीं, अब आपने सबमिट कर दिया है तो। हेलो मैम, मेरा जो गूगल फॉर्म था ना उसमें थोड़ा स्टडी सेंटर गलत भर गया। आप ये कॉल अब हाँ डिस्कनेक्ट जी कर मैम, जो गूगल फॉर्म था ना मेरा, कॉल डिस्कनेक्ट उसमें कर जो स्टडी दीजिए, सुन सेंटर लिया था ना है वो मैंने। गलत भर गया थोड़ा। मैडम मैंने सुन लिया है आपकी बात, अगर आपका फॉर्म अगर आपने भर दिया है, अगर कुछ गलत भी चला गया है, अब सबमिट हो गया, कुछ नहीं हो सकता, कोई बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। आगे चलते हैं। इस उम्र में हम बच्चों को जो खाना दें वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी या बहुत ज़्यादा मसालेदार ना हो। बच्चों को परिवार के साथ बैठ के खाना खिलाएं, बहुत ज़रूरी बात है। हम ये नहीं करते हैं, हम टीवी के सामने आके बैठ के खाना खाते हैं, क्योंकि परिवार के साथ बैठ के जब बच्चा खाना खाएगा तो दूसरों को खाना देख वो भी सीखेगा। इसका मतलब ये भी बहुत बड़ी बात यहाँ हुई कि खाना खाने के समय जब आप बच्चे के साथ बैठे हैं तो अपनी पसंद नापसंद बहुत जाहिर ना करें। ये ना कहें मुझे ये पसंद नहीं, मुझे वो पसंद नहीं, बच्चा वही सीखेगा। तो साथ में बैठ के खाएं, परंतु उसका एंड रिजल्ट ये ना हो कि आपकी नकारात्मक प्रवृत्तियां बच्चे में आ जाएं। इसलिए खाने के समय क्या व्यवहार है हमारा, हम कैसे कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। बच्चे को इस समय खाना, उसको एकदम वो बहुत खेल में है, चंचल है, बैठ के उसके पास खाना खाने का बच्चे के पास टाइम नहीं है क्योंकि वो खेल में इंटरेस्टेड है। इसलिए आपको खाने को इंटरेस्टिंग बनाना होगा बच्चे का, ताकि ध्यान उस तरफ आए। खाना कम मात्रा में दें परंतु बार बार दें, क्योंकि एक बार में उसके पास पेशेंस नहीं है उतना खाने की। और खासकर बच्चे जो कोई बीमारी से निपट रहे हों तो उनका ध्यान विशेष रखें। अब जब बच्चा थोड़ा और बड़ा हो गया है 3 से 6 वर्ष में, तो हमें अब तो बच्चा पूरी ही तरह से दांत सब आ गए हैं और हर प्रकार का खाना घर में खा सकता है। तो शुरू का सुबह का ब्रेकफास्ट उसको बहुत ढंग से हम दें, इस बात का ध्यान रखें। और वंस अगेन एनर्जी, प्रोटीन, विटामिन ए, कैल्शियम और आयरन, ये हमें देना बहुत ज़रूरी है बच्चे के खाने में। और खाने के बीच में, जैसे ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में, उसको न्यूट्रिशियस स्नैक्स ज़रूर दें। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। इस समय बच्चा प्री स्कूल में जाने लगता है, माता पिता टिफ़िन पैक करते हैं, तो वो क्या टिफ़िन पैक करते हैं यहाँ पे, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और इसके न्यूट्रिशियस स्नैक के कई उदाहरण हमने दिए हैं। तो केवल ब्रेड एंड बटर को हम न्यूट्रिशियस स्नैक नहीं कहेंगे, क्योंकि अब आप जान गए हैं कि ब्रेड एंड बटर यानी ओनली एनर्जी फूड, नथिंग इन इट, कुछ और नहीं है ब्रेड एंड बटर में। जैम एंड ब्रेड, नथिंग इन इट, ओनली एनर्जी, एंड जैम इज एक्चुअली ओनली शुगर एंड एम्प्टी कैलोरी। तो हम ये, इस कॉल है क्या? हाँ जी मोहाली पूछिए। हाँ जी मोहाली पूछिए। मोहाली अपना क्वेश्चन पूछिए। ओके, कॉल शायद नहीं लग रही है। तो न्यूट्रिशियस स्नैक बीच में देना बहुत ज़रूरी है। न्यूट्रिशियस का मतलब हमारा, अगर सैंडविच दे रहे हैं तो हम उसमें कोई वेजिटेबल डाल के दें तो उसको न्यूट्रिशियस कहेंगे। कई प्रकार के लड्डू हम बच्चे के लिए बना सकते हैं, सीरियल और पल्स, बेसन आटा मिला के, वो न्यूट्रिशियस होंगे। परंतु जैसे केवल नूडल्स दे देना, सिर्फ नूडल्स, ड्राई नूडल्स विद नो वेजिटेबल, इट इज़ नॉट अ न्यूट्रिशियस स्नैक। बच्चे को दिन में 4 या 5 बार हमें आहार देना होगा, प्री स्कूल बच्चे को भी। और यदि आप एक चाइल्ड केयर सेंटर में खाना पकाने का आपका रोल है तो आपके लिए इजी होगा कि आपने जो एक वीक में बनाना है खाना बच्चे के लिए, उसके नाम पहले से ही रख लें, लिख लें, तैयारी कर लें। आपको उसको बनाने के लिए क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, सामान क्या खरीदना है, यह पहले ही कर लें।
प्री प्रिपरेशन जो है वो कर लें पहले से ही। और यदि आपके यहाँ सेंटर में खुद खाना पकता है तो प्रिपरेशन मील की जो है वो सुपरवाइज करें, ताकि कोई अनहाइजीनिक और गड़बड़ काम ना हो जाए। तो यानी अगर आप खुद खाना देते हैं, और इवन माताएं घर में रोज सोचने की बजाय कि आज बच्चे को क्या देना है, रोज सुबह उसके इस टेंशन में अपना एक वीकली मेन्यू बना लीजिए बच्चे की रजामंदी के साथ, जिसमें थोड़ा बच्चे की बात, थोड़ी आपकी बात, परंतु आपकी बात में ये रहे कि वो न्यूट्रिशियस हो। तो ये बच्चे के लिए बहुत लाभदायक होगा और आपका भी सुबह के समय टाइम बचेगा। अब इस समय आपको बच्चे को ज़रूर ये इंपॉर्टेंट है कि आप वैरायटी ऑफ फूड्स बच्चे को दें, और अगर बच्चा कोई जिद करता है, खाना खाने के लिए मना करता है, तो ज़बरदस्ती ना करें। और बच्चे को आप तुमने गंदा कर दिया आसपास, कैसे तुम गंदे बच्चे हो, खाना भी तुम्हें ठीक तरह नहीं आता, ऐसी सब बातें हम बच्चे को ना बताएं। तो ये लगभग हमने यही बात रिपीट हो रही है यहाँ पे इस स्लाइड में भी। अगर आपको जब ये अपलोड हो जाएगी आप देखेंगे कि सबके समय ये ध्यान रखना है हमने कि मील टाइम हमारा रिलैक्स्ड हो। तो इसके साथ हमने आज मील प्लानिंग फॉर टॉडलर्स एंड प्री स्कूलर्स भी ख़त्म किया। अपने यूनिट्स पढ़ते रहिए, उसमें कई और एग्जाम्पल हैं जो मैं यहाँ समय के अभाव के कारण नहीं दे पाती हूँ। आप लोग पढ़िए और आपके क्वेश्चंस मोस्ट वेलकम हैं। कल फिर इसी समय जैसे आज था फिर से मुलाकात होगी और हम हेल्थ केयर ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू, सी यू टुमारो।